हेलो गाइज, नमस्कार। मैं नैन्सी। आज की जो वीडियो होने वाली है करंट अफेयर बेस्ड है और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर विद एमसीक्यू भी देखेंगे जो ऑल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वैश्विक संकट से निपटने में भारत की भूमिका, यानी कि वैश्विक में यानी कि विश्व में जो संकट आ रहे हैं उसमें भारत की क्या भूमिका रही है उसके बारे में है पहला करंट अफेयर। तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यानी कि यूएनडीआरआर ने वैश्विक संकट से निपटने की प्रतिक्रिया प्रणाली में भारत की भूमिका को भी रेखांकित किया है। भारत जो हमेशा वैश्विक कुटुंबकम की सोच को लेकर अपनी मजबूती विश्व में बढ़ा रहा है, उसी सोच को लेकर वह आपदा में भी कार्य कर रहा है। वैश्विक संकट के समय भारत की प्रतिक्रिया और कदम वैश्विक कुटुंबकम की सोच को लेकर आगे बढ़ना है। वैश्विक कुटुंबकम का अर्थ होता है दुनिया एक परिवार है। इससे पहले भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियनशिप ग्रुप में शामिल हुआ है। GCRG का गठन संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 2022 में किया था। आप लोग ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप को भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आगे देखते हैं वैश्विक संकटों से निपटने में भारत की क्या भूमिका रही है अभी तक और भारत ने क्या भूमिका अपनाया है। प्राकृतिक आपदा पर त्वरित कार्रवाई। भारत प्राकृतिक आपदा में फर्स्ट रिस्पांस की भूमिका निभाता है और यह बात सही भी है। अब हाल ही समय में मानवीय सहायता और आपदा राहत की अपनी क्षमताओं को भी भारत ने बढ़ाया है। भारत ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव में ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत सबसे पहले की थी। इस प्रकार चक्रवात मोखा जो कि म्यांमार में शुरू हुआ था और इसमें बचाव कार्य के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मदद भारत ने सर्वप्रथम किया है, जिसमें आप देख सकते हैं अफगानिस्तान हो, यूक्रेन हो, जिसमें गेहूं और दवाओं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में भारत ने अपनी भूमिका सर्वप्रथम निभाई है। भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत अफगानिस्तान में की थी और यूक्रेन से भारतवासियों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। भारत खाद्य संकट से निपटने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में सहयोग कर रहा है। वैश्विक हंगरी रिपोर्ट में भारत को सबसे पीछे दिखाया जाता है, लेकिन भारत विश्व की मदद करने के लिए खाद्य संकटों में हमेशा तत्पर रहता है। समुद्री डकैती अभियान में भारत की भूमिका। हाल ही में भारत नौसेना ने अरब सागर में हाइजैक्ड ईरानी मत्स्य जहाज को सफलतापूर्वक बचाया है। तो ये रहे वैश्विक आपदा न्यूनीकरण में भारत की भूमिका। अब हम जानेंगे UNDR के बारे में जो इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। मिशन यानी कि इसका लक्ष्य समावेशी सतत विकास और सेंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में तेजी लाने हेतु नेतृत्व एवं समर्थन करना। UNDRR की मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट से संबंधित है। तो UN की ग्लोबल स्ट्रेस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शंस 2024 संधारणीय भवन निर्माण क्षेत्र के लिए शुरू की गई पहले डिक्लेरेशन दी जेलॉट, इसे पहली बार बिल्डिंग्स एंड क्लाइमेट ग्लोबल फोरम में अपनाया गया था।
इस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य भवन क्षेत्र के तहत जलवायु संबंधी चुनौतियों का समस्या करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में किस तरह के समाधान की जरूरत है, इसे बढ़ावा देने के लिए। भवनों की ऊर्जा प्रदर्शन पर दिशा निर्देश। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य 2023 तक नए भवनों के लिए शून्य उत्सर्जन मानक की स्थापना करना। बिल्डिंग्स बैक थ्रू पहल, इसे COP 28 में शुरू किया गया था फ्रांस और मोरक्को में। इसका उद्देश्य 2023 तक नियर जीरो एमिशन और रेजिलिएंट बिल्डिंग्स लक्ष्यों को प्रदान करना है। क्लीन हीट फोरम, इसे यूनाइटेड किंगडम में शुरू किया गया था। तो आप लोग बिल्डिंग्स बैक थ्रू पहल भी ध्यान में रख सकते हैं और क्लीन हीट फोरम को भी। अब हम इसमें भारत की द्वारा शुरू की गई पहल को भी देखेंगे। भारत द्वारा शुरू की गई पहल शहर विशिष्ट पहल जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान, जिसे नागपुर में लॉन्च किया गया था। ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन संहिता का भी प्रावधान किया गया था। आगे हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने ग्लोबल स्टेज फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके बारे में हम विस्तार से अभी जानेंगे। यह रिपोर्ट UNEP और ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन ने संयुक्त रूप से जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु के बारे में हम जान लेते हैं। भवन निर्माण क्षेत्र वैश्विक, यानी कि विश्व के भवन निर्माण में वैश्विक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन 21% है। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिए। 2022 में भवन क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा मांग के 34% तथा ऊर्जा और प्रक्रिया संबंधी 37% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। भारत में भवन क्षेत्र कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के 40% के लिए जिम्मेवार है। भवन और निर्माण क्षेत्र में विकार्बनीकृत करना, यानी कि डीकार्बनाइज करने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री से सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य दिया गया था। निर्माण सामग्री प्राप्त और उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए किया गया है। ग्लोबल ABC के बारे में हम जानते हैं। इसे 2021 में स्थापित किया गया था। यह शून्य उत्सर्जन दक्ष और आघात सहानीय भवन निर्माण क्षेत्र के साझा विजन के प्रति प्रतिबद्ध भवन क्षेत्र के हितधारकों का अग्रणी वैश्विक प्लेटफॉर्म है। भवन और निर्माण क्षेत्रों के विकार्बनीकरण के समक्ष चुनौतियाँ क्या है, यानी कि डीकार्बनाइज करने के समक्ष क्या क्या प्रॉब्लम्स की सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। खराब निर्माण पद्धति, यानी कि जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं उसको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे। पर्यावरण चिंता उत्पन्न कर सकती हैं। इसके ऊर्जा खपत और ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है। जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में अधिक कार्बन उत्सर्जन में योगदान देने वाले नए भवनों का निर्माण एक अन्य बड़ा समस्या बन गया है। क्या क्या सिफारिशें की गई हैं? शून्य उत्सर्जन भवन सिद्धांतों के अनुरूप भवन ऊर्जा संहिता विकसित करने की आवश्यकता है। भवन और निर्माण के क्षेत्र में विकार्बनीकरण में अधिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की भी जरूरत है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पहला परमाणु ऊर्जा सम्मेलन, यानी कि फर्स्ट परमाणु ऊर्जा सम्मेलन। इसमें हम देखेंगे क्या क्या बातें हुई है और ये कहाँ हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा सम्मेलन ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया है। इसका आयोजन ग्लोबल स्टॉक टेक
में परमाणु ऊर्जा को शामिल किए जाने के ऐतिहासिक निर्णय को मद्देनजर किया गया था। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 2023 में ग्लोबल स्टॉकटेक की सहमति बनी थी। ग्लोबल स्टॉकटेक में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने का अर्थ है इसके व्यावहारिक उपयोग में तेजी लाने का समर्थन करना। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 25% है। परमाणु ऊर्जा में भारत सहित 30 से अधिक देशों में यूरोपीय संघ ने भाग लिया है, यानी कि परमाणु ऊर्जा में भारत ने भी शामिल हुआ है। आगे हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बारे में। इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई है। इसका जो उद्देश्य है परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने सदस्यों और दुनिया भर के कई भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करना है। सुरक्षा तंत्र IAEA वैश्विक परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT और परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ अन्य संधियों के तहत परमाणु हथियारों के निरीक्षण का कार्य भी करना है। IAEA ने एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल तंत्र भी विकसित किया है। इस तंत्र की मदद से IAEA देशों की मौजूद सभी परमाणु सामग्रियों का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है। भारत भी इस प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इसके सदस्य देश हैं 178। प्रमुख पहले आइटम्स फॉर नेट जीरो पहल की शुरुआत की गई थी। इसके मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। परमाणु ऊर्जा की प्रासंगिकता और चुनौतियाँ क्या है, यानी कि इसके क्या उपयोग हो सकते हैं और इसके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं। यह विद्युत का एक स्वच्छ स्रोत है जो न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट सृजित करता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रूप में कई नई तकनीकों प्रगति से इसके अधिक व्यवहार बनाए गए हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स उत्पन्न परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स होते हैं। इनकी विद्युत उत्पादन करना 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक होती है। परमाणु ऊर्जा दीर्घकाल तक उपलब्ध रहती है। चुनौतियाँ क्या रही? फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद फुकुशिमा जापान में स्थित है। सुरक्षा संबंध चिंताएं, साइबर हमलों के प्रति संवेदनशीलता, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की उच्च शुरुआत लागत, रिएक्टर की स्थापना और विद्युत उत्पादन शुरू होने में अत्यधिक देरी, ये समस्याएं आ रही हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है करेंट, वो है यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा, जो कि अभी हाल ही में बहुत चर्चाओं में रहा है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा। यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत के ऐसे समय में हुई यात्रा जब 2 साल से अधिक समय से रूस और यूक्रेन के युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास किया जा रहा है। यूक्रेन ने आशा प्रकट की भारत स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित किए जा रहे वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। यह सम्मेलन यूक्रेनी राष्ट्रपति के 10 सूत्री शांति फॉर्मूले के आधार पर आयोजित किया जा रहा है। इस 10 सूत्री शांति फॉर्मूले के उद्देश्य यूक्रेन में शांति स्थापित करना और युद्ध समाप्त करना है। भारत और यूक्रेन के अंतर सरकारी आयोग की एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इसका उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध से होने वाले द्विपक्षीय सहयोग फिर से बहाल करना है। यूक्रेन और भारत के संबंधों के बारे में भी हम देख लेते हैं। राजनीतिक, यूक्रेन को मान्यता देने वाले आरंभिक देशों में भारत भी शामिल था, यानी कि जब USSR से यूक्रेन जब
अलग हुआ तो एक देश बना, उसमें उस देश को मान्यता देने में भारत की आरंभिक भूमिका रही है। व्यापार और आर्थिक सहयोग 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र और भारत और यूक्रेन का प्रमुख निर्यात गंतव्य देश था। सांस्कृतिक भारत के सॉफ्ट पावर के घटक जैसे कि नृत्य, योग, दर्शन, आयुर्वेद और आध्यात्मिक में यूक्रेन काफ़ी प्रभावित रहा है। भारत अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत दोनों देशों के मध्य लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा दे रहा है। इसका कुछ उदाहरण है भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद, स्कॉलरशिप, केंद्रीय हिंदी संस्थान की छात्रवृत्ति कार्यक्रम आदि। युद्ध से पहले यह कार्यक्रम आसानी से यूक्रेन में चलाए जा रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में भारत छात्रों के लिए यूक्रेन मेडिकल एजुकेशन निधि सबसे पसंदीदा देश रहा भी है। युद्ध के पहले लगभग 18,000 भारत छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। अब हम भारत और रूस के संबंधों के बारे में भी देख लेते। भारत वार्ता कूटनीति के मध्य रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का क्या रुख है, ये है। भारत वार्ता और कूटनीति के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष में शांतिपूर्ण समाधान का भारत समर्थन करता है। भारत उन सभी शांतिपूर्ण तरीकों और समाधानों का उपयोग करने के पक्ष में जिससे युद्ध की समाप्ति करने में मदद मिलती हो। इसके अलावा भारत यूक्रेन को लगातार मानवीय सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। यानी कि भारत की जो भूमिका रही है वो अभी तक तटस्थ ही बनी हुई है। भारत रशिया से फ्यूल खरीद रहा है तो भारत यूक्रेन वासियों का मदद भी कर रहा है। अब हम कुछ MCQ पे भी विचार करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान राज्यपाल के पद के लिए 5 वर्षों की पदावधि निर्दिष्ट करता है। राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के तुरंत बाद अपना पद रिक्त कर देगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल 2। अब नेक्स्ट हम MCQ की तरफ बढ़ते हैं जो है रेशम के निम्नलिखित में से कौन सी किस्म भारत में उत्पादित कुल प्राकृतिक रेशम के अधिकांश भाग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलबरी, एरी, टसर, ये सब रेशम के ही प्रकार है। मूंगा भारत में अत्यधिक मात्रा में भी पाया जाता है। आप लोग इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय बायलैटरल नेटिंग पद को सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। यह एकल एवं निवल भुगतान बाध्यताओं को निर्धारित करने के लिए द्विपक्षीय दावों को समायोजित करने का एक तंत्र है। नेक्स्ट हम देखेंगे 4th क्वेश्चन। भागवतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुई थी। भागवतवाद भक्ति अहिंसा के लिए विख्यात था। इसमें अवतरण या अवतार सिद्धांत के उपदेश हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो केवल ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रख सकते हैं।